अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बांग्लादेश में कल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने के बाद पाकिस्तान में हुकूमत को अपोजिशन ये ताने दे रही है कि वो शेख हसीना वाजिद के अंजाम से सबक सीखे और बांग्लादेश की ताकतवर तरीन वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को क्यों इस अंजाम का सामना करना पड़ा और किन हालात में उनके 15 साल तवील इक़्तिदार का खात्मा हुआ, उसके हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद अभी तक बांग्लादेश में इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू ही नहीं हो सका है और सियासी बहरान वहीं पर खड़ा है। फिलहाल फौज मुल्क का निज़ाम हुकूमत चला रही है और तलबा तहरीक अपने एक के बाद एक मुतालबात मनवा रही है, मगर इस सब के दौरान बांग्लादेश में फसादात और तोड़ फोड़ का सिलसिला भी थम नहीं सका है। आज मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के घर पर धावा बोला और सामान लूट लिया, जबकि ढाका में ही भारत की जानिब से कायम करदा इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी आग लगाकर तबाह कर दिया गया, क्योंकि भारत की जानिब से मुसलसल शेख हसीना वाजिद की हिमायत करने पर मुजाहिरीन भारत के खिलाफ भी शदीद गुस्से में हैं। शेरपुर में मुश्तइल अफराद ने जेल पर हमला करके 500 कैदी फरार करा दिए। मुतादिद दीगर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी कौंसिल खाने पर मुजाहिरीन ने धावा बोलकर शेख हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें उतार दी और फसादात में अब तक 400 से ज़ायद अफराद बांग्लादेश में मारे जा चुके हैं। साथ ही कल के दिन जहां तलबा तहरीक को सबसे बड़ी कामयाबी मिली, तो साथ ही कल का दिन बांग्लादेश की हालिया तारीख का एक और खूनरेज़ दिन साबित हुआ, जिसमें पुरतशद्दुद मुजाहिरों और फसादात के दौरान 135 अफराद मारे गए और ढाका समेत मुल्क भर में तोड़ फोड़, लूटमार और जलाओ घेराव का बाजार गर्म रहा और मुतादिद मकामात पर शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के दफातर और रहनुमाओं के घरों को भी निशाना बनाया गया। साथ ही बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों और पोर्ट्रेट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। BBC के मुताबिक 450 थानों पर भी हमले किए गए, जिसके बाद पुलिस एहलकार ही हड़ताल पर चले गए हैं और बांग्लादेश में ट्रैफिक और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नीम फौजी दस्तों के हवाले कर दी गई है। इस सूरत हाल में ये मुतालबा किया जा रहा है कि सियासी गैर यकीनी ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर उबूरी हुकूमत बनाई जाए जो फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। अहम बात यह है कि मुल्क में उबूरी हुकूमत के क़याम के लिए जहां मुल्क की फ़ौज मरकज़ी किरदार अदा कर रही है, तो वहीं इस मामले पर भी तलबा तहरीक सबसे बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आ रही है। इस तहरीक के रहनुमा यानी स्टूडेंट लीडर्स मौजूदा सेटअप के खात्मे से लेकर उबूरी हुकूमत के क़याम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और एक के बाद एक डिमांड सामने रख रहे हैं। और ये तलबा तहरीक इस हद तक बाअसर हो गई है कि मुल्क की फ़ौज भी उनके मुतालबात मानने पर मजबूर नज़र आ रही है। तलबा के नुमाइंदों ने आज सदर से मुलाकात भी की है। तलबा तहरीक कल तक मुतालबा कर रही थी कि मुल्क की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो जाएँ, तो फ़ौज ने शेख हसीना वाजिद की हिमायत से पीछे हटते हुए उन्हें इस्तीफ़ा देने का कह दिया और फिर ऐसा ही हुआ। और फिर आज तलबा तहरीक ने अल्टीमेटम दिया कि 3 बजे तक मुल्क की पार्लियामेंट तहलील कर दी जाए, वरना सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। तो डेडलाइन ख़त्म होने से पहले बांग्लादेशी सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। साथ ही तलबा तहरीक ने 24 घंटे के अंदर नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने का मुतालबा कर दिया है। और इस हवाले से रॉयटर्स ने दावा कर दिया है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र बनने की पेशकश कर दी गई है, जिस पर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके अलावा बांग्लादेश में लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है, अहम फौजी तैनातियों और तबादले भी हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की काबीना के वजीर खारजा और वजीर इत्तलात को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने मुतालबा कर दिया है कि शेख हसीना वाजिद को भारत गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले करे और सियासी जजेस 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुस्ताफ़ी हो जाएं। BBC के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ लगने वाले बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। साथ ही बांग्लादेशी सदर ने साबिक वजीर आज़म खालदा जिया की सज़ा माफ़ कर दी है, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है और उनकी जमात का अबूरी हुकूमत बनाने में अहम किरदार हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, तलबा तहरीक के नुमाइंदों ने मुल्क में भरपूर तवज्जो हासिल की हुई है। वो बाकायदा सियासी लीडर्स की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं और उन्हें भरपूर मीडिया कवरेज दी जा रही है। और दूसरी जानिब मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार होने वाली शेख हसीना वाजिद का अपना मुस्तकबिल अभी तक गैर वाज़ेह है। वो बरतानिया में सियासी पनाह लेने की कोशिश कर रही हैं, ये खबर आई, लेकिन बरतानवी हुकाम उसके लिए तैयार नहीं हैं, ये खबर भी आई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद बरतानिया में पनाह लेना चाह रही हैं, जहां उनकी बहन और भांजी रहती हैं। उनकी भांजी बरतानिया की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के रुकने पार्लियामेंट भी हैं, ताहम
برطانوی حکام نے یہ کہہ کر شیخ حسینہ واجد کے برطانیہ میں پناہ کے امکانات کو محدود کر دیا ہے کہ برطانوی امیگریشن قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ جو کسی کو برطانیہ میں اسائلم یا عارضی پناہ لینے کی اجازت دیتی ہو، چاہے وہ کوئی سابق وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ برطانیہ کی یہ پالیسی ہے کہ اگر کسی کو اسائلم حاصل کرنے کے لیے عالمی تحفظ چاہیے تو جس محفوظ ملک میں وہ سب سے پہلے پہنچتا ہے اسے وہاں اسائلم کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی فی الحال شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں رہنا پڑ سکتا ہے، اور خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں بھارت میں کسی محفوظ مقام پر رہائش دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب تک یہ صورتحال معمہ بنی ہوئی تھی کہ اتوار اور پیر کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے فوج نے اچانک استعفیٰ طلب کر لیا، اور شیخ حسینہ واجد جو مستعفی ہونے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ فوری طور پر مستعفی ہو کر کیسے بھارت فرار ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا اور اندرون خانہ کیا چل رہا تھا، اس حوالے سے بی بی سی نے اہم تفصیلات شائع کر دی ہیں، جس کے مطابق بنگلہ دیش میں پیر سے قبل بہت سے لوگ شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 15.5 برس برسر اقتدار رہنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اس طرح ملک سے چلی جائیں گی، اور وزیر اعظم بھی وہ جنہیں ایک دور میں لوگ خاتون آہن کہا کرتے تھے۔ پیر کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہاؤس سے شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ کی فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت روانگی سے قبل اتوار کی رات اور پیر کی صبح بھی صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی رہی۔ اتوار کو ملک بھر میں کوٹا سسٹم مخالف تحریک کے مظاہرین اور عوامی لیگ کے رہنماؤں اور کارکنوں کے درمیان جھڑپوں میں 100 کے قریب افراد مارے گئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اس دوپہر عوامی لیگ کے کچھ سینئر رہنماؤں اور مشیروں نے شیخ حسینہ واجد کو مطلع کیا کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حالات کو طاقت کے ذریعے قابو میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پھر سیکیورٹی فورسز کے اعلیٰ حکام نے انہیں یہ تاثر دیا کہ اب صورتحال کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ ذہنی طور پر مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوئیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بیٹے نے بتایا کہ ان کی والدہ اتوار سے ہی استعفیٰ دینے کا سوچ رہی تھیں۔ ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ صرف اسپیشل سیکیورٹی فورس، پریزیڈنٹ گارڈ ریجمنٹ اور آرمی ہیڈ کوارٹرز میں کچھ سینئر فوجی افسران ہی جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد نے استعفے پر کب دستخط کیے اور وہ کب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر ملک سے چلی گئیں۔ ان کے مطابق یہ سارا کام انتہائی خفیہ طریقے سے کیا گیا۔ بی بی سی کے مطابق عسکری ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ شیخ حسینہ واجد پیر کی صبح 11 بجے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ سے روانہ ہوئیں۔ اس وقت ان کی منزل بھارت کی ریاست تری پورہ میں اگرتلہ تھی۔ وہاں اترنے کے بعد شیخ حسینہ واجد اور شیخ ریحانہ کو بھارتی فضائیہ کے خصوصی طیارے سے دارالحکومت دہلی پہنچا دیا گیا۔ بی بی سی کے مطابق حکام نے بتایا کہ شیخ حسینہ واجد یہ دونوں آپشن کھلے رکھنا چاہتی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ اگر لانگ مارچ ٹو ڈھاکہ پروگرام کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے تو پھر وہ استعفیٰ نہیں دیں گی۔ تاہم اس کوشش کے ناکام ہونے کی صورت میں ان کے ملک چھوڑنے کی بھی تیاری کر لی گئی تھی۔ طاقت کے ذریعے آخری دم تک اقتدار میں رہنے کی کوشش بھی جاری رہی، لیکن فوج مزید جانی نقصان نہیں چاہتی تھی۔ اتوار کو ملک کے مختلف حصوں میں عام لوگ اور مظاہرین فوج کے سپاہیوں اور افسران کے ساتھ گلتے ملتے دکھائی دیے، اور بظاہر اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فوج کے اعلیٰ افسران نے محسوس کیا کہ حالات حکمرانوں کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے پیر کی صبح پولیس اور تینوں افواج کے سربراہان کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی۔ ایک مقامی اخبار کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے اس بات پر اپنا غصہ ظاہر کیا کہ سیکیورٹی فورسز صورتحال کو سنبھالنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں پولیس کے سربراہ نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بتایا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پولیس کے لیے زیادہ دیر تک اتنی سخت پوزیشن برقرار رکھنا ممکن نہیں رہے گا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب تک لاکھوں مظاہرین ڈھاکہ اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر جمع ہو چکے تھے۔ ایک سینئر فوجی اہلکار نے بتایا شیخ حسینہ واجد کو مطلع کیا گیا تھا کہ لوگوں کو زیادہ دیر تک نہیں روکا جا سکتا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کریں گے، اور اس صورت میں شیخ حسینہ واجد کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اخبار نے مزید لکھا کہ پیر کی صبح پولیس اور فوج کے سربراہان نے شیخ حسینہ واجد کی بہن شیخ ریحانہ سے بھی بات چیت کی تاکہ وہ اپنی بہن کو عہدہ چھوڑنے پر آمادہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ پیر کی صبح سے ہی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو پولیس اور فوج نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اعلیٰ فوجی حکام کے مطابق یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ شیخ حسینہ واجد ایئرپورٹ تک باحفاظت پہنچ سکیں۔ ساتھ ہی صبح 9 بجے کے قریب ملک میں تقریباً 1.5 گھنٹے تک انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا۔ یہ انتظام بھی بظاہر اس لیے کیا گیا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کی حرکات سے متعلق کوئی خبر
सोशल मीडिया पर ना फैले। शेख हसीना वाजिद के हेलीकॉप्टर में सवार होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन को दोबारा फाल कर दिया गया था। BBC की रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि बांग्लादेशी हुक्काम का कहना था कि भारत से पहले ही शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बारे में राब्ता कर लिया गया था और भारत की तरफ से बता दिया गया था कि अगर वो बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर के जरिए अगरतला पहुंच सकती हैं तो वहां से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। शेख हसीना के बेटे ने बताया कि उनकी वालदा मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अहले खाना उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में फ़िक्रमंद थे और इसीलिए घर वालों ने इसरार किया कि उन्हें किसी महफूज पनागाह में जाना चाहिए। फिर शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत रवाना हो गई। दिल्ली के करीब एयरबेस से लेकर उन्हें दिल्ली के मज़ाफ़ात में गाज़ियाबाद में नीम फौजी गेस्ट हाउस में रखा गया है। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद के बेटे ने अपनी वालदा के मुस्ताफ़ी होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बांग्लादेशी अवाम नाशुक्रे हैं, मेरी वालदा अब कभी सियासत में वापस नहीं आएंगी, लोग उनका दौर इक़्तिदार हमेशा याद करेंगे। बांग्लादेश में इस वक्त सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। वहाँ कहीं भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। गलियों में जत्थे घूम रहे हैं जो घरों और फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि अक़लियतों और हिंदुओं के मंदिरों पर भी ये लोग हमले कर रहे हैं। बांग्लादेश असल में अनारकी का शिकार हो चुका है। मेरी वालदा शेख हसीना वाजिद का हौसला बुलंद है, मगर वो इस वक्त बहुत दुखी हैं और बांग्लादेश के लोगों से इंतहा से ज़्यादा मायूस हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के अवाम के लिए बहुत कुछ किया, मगर बदले में अवाम ने उनके साथ ये सब किया। वो अब कभी सियासत में वापस नहीं आएंगी। मेरी वालिदा शेख हसीना वाजिद इस वक्त 77 बरस की हो चुकी हैं और वैसे भी ये उनकी आखिरी हुकूमती मुद्दत थी और वो इसके बाद रिटायर हो जाती। अब ये जत्थे हमारी पार्टी अवामी लीग के लीडर्स को ढूंढ कर मार रहे हैं और जिस अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया है उसमें अवामी लीग शामिल ही नहीं है, तो फिर हम क्यों इस अवाम की परवाह करें। लोगों ने अपना फैसला किया है तो अब उन्हें ऐसे ही लीडर मिलेंगे जिनके वो मुस्तहिक हैं। मेरी फैमिली ने ये सब पहले भी 3 दफ़ा भुगता है और अब हमारी बस हो गई है। हम बांग्लादेश को बचाने की कोशिश करते करते थक गए हैं। अब बांग्लादेश अपने मसाइल से खुद निपटे, अब ये हमारा मसला नहीं है। मेरी नज़र में बांग्लादेश के अवाम इंतहाई नाशुक्रे हैं, वो बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हैं और अब उन्हें वैसी ही लीडरशिप मिलेगी जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये अब उनका मसला है, हमारा नहीं। मेरी वालिदा शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को बांग्लादेश की तारीख में एक सुनहरे दौर के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि उनकी हुकूमत में बांग्लादेश ऊपर जा रहा था मगर अब सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगा। आप आज ही की सूरत हाल देख लें कि मुल्क में हर जगह फसादात हो रहे हैं और इस सब में फौज या अबूरी हुकूमत क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। मेरी वालिदा ने अभी कहीं भी जाने का फैसला नहीं किया है, वो सियासत से रिटायर हो गई हैं। अब वो अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारेंगी। मगर शेख हसीना वाजिद आज इस अंजाम पर पहुंची हैं और उन्हें जिस अवामी नफरत का सामना है उसमें उन्हीं की आमराना तर्ज हुक्मरानी का किरदार है। वो अपने 15 साला दौर इक़्तिदार में इस हद तक ताकतवर होती चली गई कि उनका सामने करने वाला ही कोई नहीं रहा। मुखालिफ सियासी जमातों को खामोश कर दिया, मुखालिफ सियासतदानों को साइडलाइन कर दिया, जेलों में डाल दिया, बागी और गद्दार करार देकर फांसियां तक दिलवाई। शेख हसीना वाजिद पर मावरा अदालत कत्ल के इल्ज़ामात लगे, जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात लगे, उन्होंने मीडिया पर कदगने लगाईं। उनके इस आमराना तर्ज हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठाती रहीं, मगर सब वैसे का वैसा चलता रहा और इस सब में बांग्लादेशी फ़ौज भी शेख हसीना वाजिद के साथ ही खड़ी रही। यहाँ तक कि अदलिया को भी शेख हसीना वाजिद ने अपने साथ मिला लिया और बांग्लादेश में अमली डिक्टेटरशिप कायम कर ली और साथ ही मर्जी के इलेक्शन करवाकर इक़्तिदार को तूल देती गई। आलमी इदारे तबसरा करने लगे कि शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश को 1 पार्टी स्टेट बना रही हैं। इस दौरान तलबा मुतहर्रिक हुए और उन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में कामयाब तहरीकें चलाईं। 2018 में तलबा ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया और फिर रवा साल कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज के दौरान शेख हसीना वाजिद के मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज़ जिसे वो अक्सर अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करती थी, वो लफ्ज़ उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे की वजह बना और वो लफ्ज़ था रज़ाकार। यानी 1971 में बांग्लादेश बनने की मुखालफत करने वाले, यानी बांग्लादेशियों की नज़र में गद्दार। पहले तो तलबा तहरीक के एहतजाज का पूरा मकसद ये था कि कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, मेरिट पर सरकारी नौकरियां दी जाएं। इस एहतजाज को दुरुस्त तरीके से हैंडल करने के बजाय शेख हसीना वाजिद ने ताकत के ज़रिए उसे कुचलने का फ़ैसला किया और इस पर अमल भी किया। और इस दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहिरीन यानी बांग्लादेश के लाखों तलबा को रज़ाकार करार दे दिया और इसके बाद से सूरत हाल शेख हसीना वाजिद के लिए यकसर बदल गई। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद तहरीक बन गई। इसमें तलबा के साथ साथ दीगर अफराद भी शामिल होते गए। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के आमराना रवैये पर खुलेआम तनकीद शुरू हो गई। इस दौरान 15 जुलाई को तलबा के एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जब 25 साला तालिब इल्म अबू सैयद बाजू फैलाए पुलिस के सामने आकर खड़े हो गए
तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी, क्योंकि शेख हसीना वाजिद का हुक्म था कि देखते ही गोली चला दी जाए। अबू सैयद की मावरा अदालत कत्ल की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसने एहतजाज भड़काने में अहम किरदार अदा किया। अबू सैयद एक काबिल तालिब इल्म और एक किसान के बेटे थे। उनके कत्ल के बाद तलबा तहरीक ने मजीद जोर पकड़ा। इस पूरी सूरत हाल पर अल जजीरा ने लिखा है कि यह सब कुछ एक लफ्ज़ रज़ाकार के साथ शुरू हुआ। बांग्लादेश में रज़ाकार लफ्ज़ को एक इंतहाई तौहीन आमेज़ लफ्ज़ समझा जाता है। बांग्लादेश में रज़ाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 की जंग में बांग्लादेश बनने की मुखालफत की थी। बांग्लादेश की मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के बारे में मशहूर है कि वो 15 साल इक़्तिदार के दौरान अपने हर मुखालिफ या तनकीद करने वाले पर रज़ाकार का लेबल लगा देती थी। और इसी तरह शेख हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर भी रज़ाकार होने का लेबल लगा दिया। 14 जुलाई को शेख हसीना वाजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर हम आज़ादी की जंग लड़ने वालों के पोते पोतियों को कोटा नहीं देंगे तो क्या रज़ाकारों के पोते पोतियों को देंगे। शेख हसीना वाजिद की इस बात ने पूरे बांग्लादेश में मुजाहिरीन को मजीद मुश्तइल कर दिया और एहतजाज में शिद्दत आ गई। तलबा को लगा कि वज़ीर आज़म की इस बात ने उनके एहतजाज को गैर मुनसिफाना तौर पर मुस्तरद कर दिया है। शेख हसीना वाजिद का यह बयान सामने आने के चंद घंटों बाद ही तलबा ने मार्च करते हुए रज़ाकार के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में और शिद्दत आ गई और अगले 4 दिनों में 200 से ज़ायद अफराद मारे गए, जिनमें से अक्सरियत तलबा और आम शहरियों की थी। जबकि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करने के बजाय अपनी तवज्जो सरकारी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान पर मरकूज रखी और वहाँ का दौरा करती रहीं, जिनसे तलबा मजीद मुश्तइल हो गए। और वो तलबा जो इब्तिदा में सिर्फ इस्लाहात का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से गैर मशरूत मुआफ़ी और इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। और अब मुल्क की अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए भी बांग्लादेश में तलबा तहरीक के फ़ैसलों को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। इस वक्त मुल्क की फ़ौजी क़यादत और सदर तलबा तहरीक के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस तलबा तहरीक का मुस्तकबिल अभी तक वाज़ेह नहीं है और अब तक अबूरी हुकूमत भी कायम नहीं हुई है और बांग्लादेश फ़ौज ही इस वक्त हुकूमत चला रही है और अबूरी हुकूमत के लिए तलबा को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लिया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तलबा की तहरीक सदर और आर्मी चीफ से मुतालबा कर रही है कि हम एक ऐसी अबूरी हुकूमत कबूल करेंगे जिसकी सरबराही नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस करेंगे। We will form an interim government. हम एक ऐसी अबूरी हुकूमत कबूल करेंगे जिसकी सरबराही नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी अवाम के लिए ये जिम्मेदारी कबूल भी करते हैं। हम सदर मुमलिकत से मुतालबा करते हैं कि वो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में एक अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान करें। Under the leadership of Dr. Mohammad Yunus. तलबा के मुतालबे के साथ साथ आलमी मीडिया भी डॉक्टर यूनुस का नाम ले रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे पर खुशी का इजहार किया और फ्रांस में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम करप्शन और बदइंतज़ामी से आज़ाद हो गए हैं। This is a day of great celebration for us. Today we feel like the second liberation day. ये हमारे लिए एक जश्न का दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक दूसरे यौम आज़ादी की तरह है। हम शेख हसीना वाजिद के जबर से आज़ाद हो गए हैं। हम करप्शन और बदइंतज़ामी से आज़ाद हो गए हैं। बांग्लादेश में इस वक्त हर जगह लाखों लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। सिर्फ ढाका में नहीं बल्कि हर शहर हर कस्बे में जश्न मनाया जा रहा है। शेख हसीना इस सारे मसले की जड़ थी। उन्होंने अवाम को वोट के हक से महरूम कर दिया था। उन्होंने एक के बाद एक जाली इलेक्शन कराए। बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, जिसमें 2/3 नौजवान हैं, मगर उन नौजवानों को एक शफाफ इंतखाबात में वोट डालने का मौका ही नहीं दिया गया। ये वो नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, मगर उन्हें पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार ही नहीं था, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हो रहे थे और बांग्लादेश को एक पार्टी और एक शख्स के इक़्तिदार तक महदूद कर दिया गया था, जो एक ही पॉलिसी के तहत मुल्क चला रही थी। और अगर आप इस पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े मसले में फंस जाते थे। इस वक्त हमें एक हुकूमत की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में कोई हुकूमत नहीं है। शेख हसीना फरार हो चुकी हैं। अब एक मखलूत हुकूमत आएगी जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना होगी, क्योंकि बांग्लादेश में कई सालों से शफाफ इंतखाबात हुए ही नहीं हैं। इसलिए अब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे ताकि हर किसी को वोट देकर अपने लीडर्स का इंतखाब करने का मौका मिल सके। और फिर सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि नीचे बल्दियाती निज़ाम तक लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलेगा। शेख हसीना की हुकूमत ने मुताद्दिद गलत इल्जामात लगाए थे और मुझे काम करने से रोक दिया था। मैं एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर लगाता रहा था और हुकूमत में हर जगह करप्शन ही करप्शन थी। आर्मी के सरबराह, पुलिस के सरबराह, यहाँ तक कि हर इदारे का सरबराह करप्शन में मुलव्विस हो गया था। यहाँ तक कि सरकारी इदारों का ऑफिस बॉय भी करप्शन करके लाखों डॉलर्स कमाता था। Even the office boy makes millions of dollars by corruption.
नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस वक्त फ्रांस में हैं। उनके हवाले से BBC ने लिखा है कि 83 साला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आलमी सतह पर गरीबों के बैंकर के तौर पर पहचाने जाते हैं और उन्हें माइक्रो फाइनेंस कर्ज़ों का एक ऐसा निज़ाम कायम करने का क्रेडिट दिया जाता है जिसकी मदद से लाखों अफराद को गुर्बत से निकालने में मदद मिली। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक बनाया था जो गरीबों को कारोबार शुरू करने के लिए छोटे और तवील मुद्दती कर्ज़े फराहम करता था। 2006 में इस काम पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को नोबेल अमन इनाम से भी नवाजा गया था। जहां दुनिया प्रोफेसर यूनुस की मद्दाह है, वहीं शेख हसीना वाजिद उन्हें अवाम दुश्मन समझती थी। उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बार बार गरीबों का खून चूसने वाला करार दिया था और उनके बैंक पर बहुत ज़्यादा शरह सूद वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया था। शेख हसीना वाजिद के दौर में रवां बरस जनवरी में बांग्लादेश की एक अदालत ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मुल्क के लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 6 माह कैद की सज़ा सुनाई थी। इस हवाले से प्रोफेसर यूनुस के हामियों का कहना है कि मामला सियासत पर मबनी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जानिब से 2007 में फ़ौज की हिमायत याफ्ता निगरां हुकूमत की बज़ाहिर हिमायत ने शेख हसीना वाजिद को नाराज़ कर दिया था, ख़ास तौर पर इसलिए कि जब वो जेल में थीं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ ढाका से बांग्लादेशी सहाफ़ी रिहान मसूद मौजूद है। रिहान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या अमन आया है, क्या मुजाहिरीन घरों को वापस चले गए हैं या अभी तक जो बिल्डिंग्स को जलाने का सिलसिला था, एहतजाज का सिलसिला था, वो अभी तक जारी है? Right now, protests is not going on. इस वक्त एहतजाज तो नहीं हो रहा, लेकिन मुजाहिरीन जो गुज़श्ता 20 दिनों से मुतहर्रिक थे वो आर्मी चीफ और दीगर हुकाम के साथ हुकूमत बनाने पर काम कर रहे हैं। वो हुकूमत की तश्कील के लिए बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं, जहाँ इजलास जारी है, जहाँ ये फैसले किए जाएंगे कि हुकूमत के अहम अरकान कौन होंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ एक शख्सियत सामने लाई जा चुकी है जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, जो नोबेल लॉरेट हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए अमन का नोबेल इनाम जीता था। वो ग्रामीण बैंक के बानी रुकन हैं, वो माहिर मईशत हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी जाने पहचाने जाते हैं। इस वक्त ढाका शहर में खामोशी है, लेकिन ये खौफ का सन्नाटा है जो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि लोग खुद को महफूज तस्वुर नहीं कर रहे हैं। कहीं भी पुलिस मौजूद नहीं है, पुलिस स्टेशंस बंद हो गए हैं, पुलिस वहाँ से गायब है, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जहाँ बराह रास्त एहतजाजी तलबा पर गोलियाँ चलाई गई थीं। मुल्क भर में बहुत से पुलिस स्टेशंस को मुजाहिरीन की जानिब से जलाया जा चुका है, पुलिस स्टेशंस को लूट लिया गया है और पुलिस वाले मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। आर्मी सड़कों पर ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। मुल्क में इस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ट्रैफिक पुलिस भी दिखाई नहीं दे रही है और कुछ तलबा ने सड़कों पर फराइज संभाल लिए हैं और वो सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तशवीश की बात भी है जो बैनुल अक़वामी सतह पर भी महसूस की जा रही है, और वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़लियतों की इमारतों को तबाह करना है। आपने देखा होगा कि यूरोपीय यूनियन ने इस पर बयान जारी किया है। इसके अलावा जहाँ तक मैंने देखा है बहुत से सकाफती मुजस्समों को भी मस्ख़ करके तबाह कर दिया गया है। और तलबा डॉक्टर यूनुस के नाम का कह रहे हैं। कल एक इंटरव्यू में डॉक्टर यूनुस ने वाज़े तौर पर कहा कि बांग्लादेश को अब यहाँ से जमहूरियत की तरफ बढ़ना है। अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है तो उसका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो इलेक्शंस कराए और फिर इलेक्शन इस तरह कराए कि लोगों को अपने लीडर्स चुनने का मौका मिले, उनको उनकी शख्सी आज़ादियाँ मिलें। ये क्या अब तवक्को की जा रही है कि ऐसा नहीं है कि फ़ौज एक लंबे वक्त के लिए इक़्तिदार में आ जाए या लंबे वक्त के लिए इंटरिम सेटअप ले आए और आगे जाके इलेक्शन की तरफ ही बांग्लादेश जा रहा हो? I hope there will be elections, but it will take time. मुझे उम्मीद है कि इलेक्शंस होंगे, मगर इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बहुत आइडियल नहीं है। सूरत हाल बहुत मखदूश है। गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान ज़्यादातर हुकूमती ओहदों पर अवामी लीग के अरकान काबिज़ थे, इसलिए इस वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि वो आज़ादाना और शफाफ होंगे या नहीं। तहम मसाइल के हल होने और लोगों को मुनज़्ज़म करने के बाद इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। मैंने सुना है कि आने वाली हुकूमत की मुद्दत 3 साल तक हो सकती है। पहले तो ये था कि अबूरी हुकूमत सिर्फ 6 माह तक रह सकती थी, मगर अब लगता है कि हुकूमत ज़्यादा वक्त लेगी और तलबा किसी सूरत फ़ौज या उसकी हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं चाहते हैं। ये उनके बुनियादी मुतालिबात में से है, लिहाजा वो इस पर भी बात कर रहे हैं कि उन्हें फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं चाहिए, बल्कि वो ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिसमें आला पाए के सिविलियंस शामिल हों, जैसा कि असातिज़ा, कानूनदान और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने काफ़ी अरसे तक मुल्क की खिदमत की है। इसके अलावा NGOs के अफराद जैसा कि शहीदुल आलम, जो अपनी खिदमत के लिए बहुत मारूफ हैं और हुकूमत के खिलाफ और आज़ादी इजहार के हक़ में बोलते रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीर रिहान मसूद इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। एक तरफ बांग्लादेश में सूरत हाल है, दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद का नाम लेकर ताने दिए गए। मिस्टर गौहर ने दिए।
अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। और हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद आज मुतनाज़ कानून साजी की। और क्या पार्लियामेंट में होता रहा और तहरीक इंसाफ ने क्या बड़ा ऐलान किया, आपके सामने रखें एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के शदीद एहतजाज और एतराज़ के बावजूद हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया है, जिसके तहत किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ इसे सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले से जोड़ रही है, जिसमें आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ समेत किसी भी जमात में जाने की इजाज़त दी गई थी। और हुकूमत भी ये मौक़िफ़ दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है और कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। कौमी असम्बली में आज ये बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया, जिसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत करते हुए ऐवान में एहतजाज किया, नारेबाजी की, स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ के रुकन अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल में तरमीम पेश की, जिसकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ ने मुखालफत कर दी और कहा कि यह कानून साजी आइन की रूह के मुताबिक है, हम किसी जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया, इनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। आइन के आर्टिकल 51 और 106, इलेक्शन एक्ट की दफा 104, इलेक्शन रूल्स 217 के रूल 92(6) की जो असल मंशा है वो इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा है। एट दैट सॉल्मर इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का खुलकर साथ दे रही है और पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा कि ये बिल लोटाक्रेसी ख़त्म करने के हवाले से है, पार्टी खेलने का जो सिस्टम है उसको बंद करने के हवाले से है, ये पार्टी शुरू होने से पहले ख़त्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है, ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। इस बिल के अंदर पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा रहा है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है? नो कोर्ट हैज द राइट टू मेक लॉज, इट इज ओनली द पार्लियामेंट्स प्रेरोगेटिव। नो कोर्ट कैन राइट अ न्यू लॉ फॉर अस, द पार्लियामेंट विल डू दैट एंड द कोर्ट एक्सेप्ट्स इट। ताहम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इस तरमीम की मुखालफत करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और कहा कि यह कानून हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइन का इंटरप्रिटेशन कर लिया वो फाइनल वर्ड है, ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी और ये हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। ये इसके बाद आज ये तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया गया और सेनेट ने भी कसरत राय से इस कानून की मंजूरी दे दी। एक तरफ हुकूमत ऐवान के अंदर ये कानून साजी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का इशारा दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में डी चौक पर हमारा जलसा होगा। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबला ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले, तमातम मस्त कलंदर होने दो, बीच में मत आना। डी चौक पे जलसा होगा, अगर एनओसी नहीं मानोगे अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। जबकि इसी जलसे में खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने ऐलान कर दिया कि अगर इमरान खान को ना छोड़ा गया तो सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे। सितंबर का महीना अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडयाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो, तैयारी पकड़े, सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मेज़बान वसीम बदामी से बात करते हुए कह दिया कि लॉन्ग मार्च की कोई बात नहीं हुई है, ये हम्माद अजहर की अपनी बात है।
کیا آج کے جلسے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ کرے گی پی ٹی آئی اڈیالہ کی جانب ستمبر میں؟ نہیں، لانگ مارچ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہم دیکھیں حماد اظہر صاحب نے کہا کہ جناب تیار ہو لانگ مارچ کے لیے تو وہ یعنی وہ ایک بات کر رہے تھے یا وہ اعلان کر رہے تھے؟ وہ اس کی اپنی بات ہے. تحریک انصاف آخر 1 مہینے کے اندر کیا کرنے جا رہی ہے؟ تحریک انصاف کے ہی سینئر رہنما سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. اڈیالہ تک لانگ مارچ یا پھر اسلام آباد میں احتجاج؟ آخر تحریک انصاف نے احتجاج کے لیے کیا حتمی فیصلے کیے ہیں؟ تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کوئی لیڈر لانگ مارچ کی بات کر رہا ہے, کوئی اگست میں اسلام آباد ہر حال میں آنے کی بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں لانگ مارچ کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. کیا ابھی اتفاق نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, یا بہرحال فیصلہ ہو گیا سڑکوں پر آنا ہے, یہ نہیں فیصلہ ہو رہا کہ کس طرح آنا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ عدالتی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے, یا جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے. دوسری طرف ہم اسمبلی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تیسری طرف ہم سڑکوں پہ بھی ضرور اپنا احتجاج, اپنے جلسے, اپنے جلوس کریں گے. بدقسمتی سے پنجاب میں ابھی ایسے حالات ہیں کہ وہاں پہ انڈکلیئرڈ مارشل لا لگایا ہوا ہے مریم بی بی نے, کوئی اجازت نہیں دی جا رہی. کل جو سوابی میں جس کا جلسے کا آپ نے ذکر کیا, اس میں پنجاب سے بہت سے لوگ آئے تھے, کیونکہ پنجاب میں انہوں نے گھٹن کی ماحول بنایا ہوا ہے, ایک کسی کو باہر نکلنے نہیں دیتے. تو یہ ایک چیز تو طے ہے کہ انشاءاللہ ہم نے نکلنا ہے. اب کب نکلتے ہیں, کیسے نکلتے ہیں, لانگ مارچ ہوتا ہے, شارٹ مارچ ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, لیکن ایک چیز طے ہے, نٹی گریٹی تو بعد میں طے کی جائے گی, لیکن ایک چیز طے ہے کہ ہم ہر فورم پہ انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. مطلب کل سوابی میں ظاہر ہے آپ لوگوں نے کراؤڈ پل کیا. اب اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ تحریک لبیک آتی ہے, احتجاج کرتی ہے, چلی جاتی ہے, جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, ان سب کو اجازت ہے, ظاہر ہے آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے. مگر اب کیا یہ جب کل اناؤنس کیا گنڈا پور صاحب نے, کیا فیصلہ کر لیا کہ اجازت نہیں دیتی حکومت, تو بہرحال اگر انتظامیہ سے آمنا سامنا ہوتا ہے, کوئی وائلنس کا خطرہ پیدا ہوتا ہے, تو ہم نے آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں اس میں سمپل سی بات یہ ہے, پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا ہمیں اسلام آباد جلسے کی اجازت دی گئی, ایک اسلام آباد کے کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ دی گئی, ہم نے چلے کہہ دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن راتوں رات پھر اس کو بھی کینسل کر دیا گیا. اب ہمارے اوپر ہمارے ورکرز کا, سپورٹرز کا پریشر ہے کہ آپ کیوں این او سی کا انتظار کر رہے ہیں, این او سی آپ کو دے دیتے ہیں, پھر کینسل کر دیتے ہیں, پھر دیتے ہیں, پھر عدالتوں میں جاتے ہیں, پھر اجازت مل جاتی ہے اور آخری ٹائم پہ کینسل ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ پارٹی لیڈرشپ یہی سوچ رہی ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ موبلائزیشن کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں, موبلائز کریں, تو پھر اگر ہمیں اجازت نہیں بھی دیں گے تو ہماری مجبوری ہو جائے گی. ہم کیا کریں؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز لبیک آئی بیٹھی, ہمیں اعتراض نہیں ہے, کریں, ملک ہے, جمہوریت ہے. اسی طرح جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن پی ٹی آئی اگر نکلتی ہے, نکلنے سے جیسے اعلان کرتی ہے ایک دن پہلے سے ہی پنجاب میں ابھی بھی لوگ اٹھا دیے جاتے ہیں, ورکر لیول تک, ایم این ایز تک, ایم پی ایز, ہر ایک بندہ اٹھا لیا جاتا ہے. تو ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے. دیکھیں یہ بنگلہ دیش کی جو آپ نے ابھی مثال دی, گھٹن کا ماحول جب ہوتا ہے نا, پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. ایک طرف آپ بجلی کی حالت دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھ لیں, اور پھر آپ لوگوں کی زبان پہ بھی, ان کی سوچ پہ بھی, ان کے ٹویٹر پہ بھی, ہر ایک چیز پہ پابندی لگائیں گے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت چاہتی کیا ہے. مطلب مگر ذرا بنگلہ دیش کے جو معاملات ہوئے اس میں جو طلبہ ہیں انہوں نے لیڈ کیا, اور وہی اب مطالبات رکھ رہے ہیں, فوج مجبور ہوئی ہے کہ ان سے مذاکرات بھی کرے. آپ کا جو اس وقت معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت اور فوج آمنے سامنے ہیں, آپ کی ظاہر ہے فوج کے ساتھ اختلافات ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کیوں معافی مانگوں, مجھ سے معافی مانگی جائے. وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں 7 مئی والا ہمارا موقف ہے کہ آپ نے جو 9 مئی کو پچھلے سال کیا تھا اس پر معافی مانگی جائے. تو یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں اس ڈیڈ لاک کا آسان طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پراپر جوڈیشل کمیشن بنائیں 9 مئی پہ, جو کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہو, جو واقعی لوگوں کو لگے کہ انکوائری کر رہے ہیں. اب یہ جس طرح کی کیسز بنائے ہوئے ہیں, مطلب ایک مذاق بنایا ہوا ہے, وہ اینٹی ٹیررزم عدالتوں سے بھی, وہ قانون سے بھی, ہر ایک بندے پہ 9 مئی کا کیس ڈال دیا, ہر ایک بندے پہ 9 مئی کا کیس ڈال دیا. جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس میں اگر ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے یا عمران خان صاحب نے یہ جو ہوا ہے
اس کا آرڈر انہوں نے کیا کہ آپ جا کے وہاں توڑ پھوڑ کریں، آگ لگائیں، جلاؤ کریں، تو پھر ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں، لیکن پہلے آپ ڈٹرمن تو کریں، پہلے آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جوڈیشل کمیشن تو بنائیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، پہلے سے آپ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لیں۔ خان صاحب تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو جیل میں تھا، اور جو کچھ ہوا جتنے مقامات پہ ہوا وہ سارا خان صاحب کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ مگر خان صاحب یہ تو مان رہے ہیں کہ اس بات کا گو اہیڈ ان کی طرف سے دیا گیا تھا، حکمت عملی بنائی گئی تھی، وہ وائلنس کو نہیں مان رہے ہیں مگر پروٹیسٹ کو مان رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا کیسے غلط ہے جی ایچ کیو کے آگے۔ تو کیا کم از کم آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، پارٹی کا وائلنس کا ارادہ نہیں تھا، پروٹیسٹ کا تھا، ورکرز اس وقت یا کارکن اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے؟ اس میں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں، ایک تو عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، 28 سال ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہو گئے ہیں، احتجاج بھی بے شمار کیے، ہم نے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، لانگ مارچز بھی کی، کبھی آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب نے وائلنس کا بولا ہو کہ جی آپ جلا دیں، گولی چلا دیں؟ کبھی انہوں نے یہ ٹریک ریکارڈ ان کا نہیں رہا، تو پھر اس دن وہ کیوں کہتے ہیں؟ 2014 میں پارلیمنٹ پر حملہ، پھر پی ٹی وی پر حملہ، عمران خان صاحب اور عارف الوی صاحب کی کال لیک ہوئی جس میں وہ بڑے خوش تھے کہ پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا، پولیس کے اوپر حملہ، یہ سارے پھر عمران خان صاحب خود کہتے تھے، آئی جی کو دھمکی دیتے تھے، آپ ہی کے جلسے سے آواز نکلتی تھی جلا دو، آگ لگا دو، گھیرا دو۔ اگر لوگوں نے کیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیڈر نے انہیں کہا ہے کہ آپ جا کے حملہ کرو۔ دوسری چیز میں امپورٹنٹ آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھیں اگر بجلی کا آپ کے مسئلہ ہو تو آپ واپڈا کے دفتر جا کے یا پیسکو کے دفتر جا کے، لیسکو کے دفتر جا کے احتجاج کریں گے کہ آپ کو اگر شکایت ان سے ہو کہ جی ان سے ہمیں تکلیف ہے تو آپ احتجاج ان کے خلاف کریں گے۔ وہاں پہ جب عمران خان صاحب کو رینجرز نے اٹھایا اور جو کچھ ان دنوں ہو رہا تھا، لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ جی یہ تو انہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ احتجاج کریں گے تو جن کی طرف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ ان کے خلاف ہی یا ان کے سامنے احتجاج کریں گے۔ پھر اگین احتجاج میں اور گھراؤ جلاؤ میں یا آگ لگانے میں اس چیز میں بہت فرق ہے، اس چیز کو فرق کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کہا تھا کیونکہ مجھے رینجرز پکڑا، اس سے پہلے بھی جو خان صاحب کے گھر پہ زمان پارک میں مگر وہ یہ پوزیشن بھی نہیں لے رہے نا کہ میں نے کہا تھا کارکن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہوں گے جیسے 2014 میں ہو گئے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، پروٹیسٹ کا میں نے کہا تھا مگر یہ سارا کا سارا پلان تھا، یہ انجینئر کر کے کیا گیا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے۔ تو پھر کیسے معاملات سلجھیں گے آپ کے اور اداروں کے درمیان؟ سمپل سی بات ہے نا، دیکھیں اگر فار ایگزامپل ہم ایک بات کرتے ہیں، دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے، تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور اس میں ڈٹرمن ہو جائے گا کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا دوسری جو لوگ ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو ٹھیک کہہ رہا ہوگا ساری قوم کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر جو سوشل میڈیا پر بیانات چلتے ہیں، انصار بھائی صاحب کی ایک سٹوری تھی کہ پارٹی کے اندر اس بات پر ہے کہ یہ ہمیں یہاں سے ہیٹ نہیں بڑھانی چاہیے، اگر 9 مئی کے اوپر معاملہ نہیں طے پا رہا تو دوسرے فرنٹس نہیں کھولنے چاہیے۔ رؤف حسن صاحب نے بھی کہا کہ جی امریکہ سے چلتا ہے سارا معاملہ، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے، ظاہر اب انہیں رہا کیا گیا جب عدالت نے ضمانت دی ہے۔ کیا رہنما سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہمیں ہیٹ نہیں بڑھانی چاہیے اداروں کے ساتھ؟ دیکھیں ایک تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں نا، دیکھیں اس میں اس وقت موسٹلی اور تقریباً ہر ایک یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا یوز کرتی ہے۔ اب جو لوگ اپنی مرضی سے یا اپنے مائنڈ سے یا اپنی سوچ سے جو چیزیں آگے بڑھا کے ہمارے خلاف بھی ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں ہمارے ورکرز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کمپرومائز ہیں، آپ خان صاحب کو باہر نہیں نکال رہے، بہت سے ہمارے لیڈرز کے اوپر یہ چیز لگ جاتی ہے۔ تو اگر اپنی سوچ سے کوئی کہتا ہے تو یہ چیز تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ میں نے ان کو آرڈر کیا تھا یا خان صاحب نے آرڈر کیا تھا۔ سوشل میڈیا ہے، آزاد ہے، لوگ وہ اپنی مرضی سے اپنی رائے دیتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کسی کے خلاف کچھ کیا۔ ایک دن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، آفیشیل اکاؤنٹ سے جنگل کا بادشاہ کہا جائے، عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جنگل کا بادشاہ آرمی چیف کو کہا جائے، پھر عمران خان صاحب آرمی چیف سے بات چیت کی بھی بات کریں، مذاکرات کی بھی بات کریں، تو یہ کیسے بات آگے بڑھے گی؟ آگے بڑھنے کی سمپل سی بات یہ ہے، جو گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے ویسے ہی آ کے وہ ٹی وی پروگرامز پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی سیریس ایفرٹ آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی۔ پہلے آپ بات چیت کے لیے ماحول بناتے ہیں۔ آپ یہ آج بھی جو ہو رہا ہے، ہمارے ایک ایم این اے صاحب مرحوم
कल फौत हो गए हैं और यहाँ पे लॉजेस में थे, वो बेचारे अपने घर नहीं जा सकते थे कि अगर वो जाएंगे रहीम यार खान, उनको खदशा था कि उनको पकड़ लिया जाएगा, वो फैमिली की बीमार थे, नहीं जा सकते थे। इधर लॉजेस में उनकी डेथ हो गई। एक और मैंने हमारे जो हैं इम्तियाज़ साहब, वो पुलिस की कस्टडी से अब बकौल पुलिस के एंटी करप्शन वाले लेके जा रहे थे और कह रहे हैं कि जो कुछ लोग हमलावर हुए हैं और उन्हें अगवा करके ले गए हैं। अब MNA हमारा मिसिंग पर्सन हो गया है। ये पहले तो हम सुनते थे कि वजीरिस्तान से या बलूचिस्तान से कोई मिसिंग पर्सन होते हैं, अभी तो हमारा पंजाब से MNA जो है वो मिसिंग पर्सन बन गया है। तो इन हालात में मुझे बताएं कि फिर क्या करें लोग? साहब, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो अब हतमी फैसला है वो सड़कों पर आने का ही है, पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी? हम बिल्कुल, खान साहब ने अपनी तरफ से खुली सिर्फ आजकल नहीं, मेरे ख्याल में कितने अरसे से वो कह रहे हैं कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मैं बातचीत के लिए भी तैयार हूँ, मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर दूसरी तरफ से चाहे वो हुकूमत है या बाकी इदारे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कहा जाता है कि जी दहशतगर्द टोला है, ये डिजिटल टेररिस्ट हैं, तो इसमें आप ख़ुद सोचें कि इस माहौल में कैसे हुकूमत का, हालांकि ये काम होता है, अपोजिशन तो हमेशा से वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करती है, अपोजिशन करती है, नारे मारती है, लेकिन हुकूमत का काम होता है उसको ठंडा रखना। लेकिन यहाँ पे हुकूमत खुद ही इंस्टिगेट कर रही है, खुद ही ऐसे हालात पैदा कर रही है कि लोग मजबूरन तहरीक इंसाफ को छोड़ें, आम आदमी बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत की नीयत क्या है, ये चाहते क्या हैं, हालात क्यों ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन इनसे हालात ख़राब हो जाएंगे, इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज प्रोग्राम में तैयार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।